जैसा आपने एसिड बेस टाइट्रेशन में देखा होगा कि टाइट्रेशन एक प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है। टाइट्रेशन में हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ही समझेंगे कि टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाता है। एक्चुअल में सारा कंसेप्ट जो टाइट्रेशन में यूज हो रहा है वो सारा का सारा बता दिया गया है फ्रॉम मोल कंसेप्ट टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मोल कंसेप्ट में मोल, वेट, वॉल्यूम का रिलेशन, नंबर का रिलेशन बताया गया। मोल स्टीयोमेट्रिक रिलेशनशिप में आपको मोल स्टीयोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड मोल स्टीयोमेट्रिक रिलेशनशिप बताया गया। वॉल्यूम स्टीयोमेट्री, प्रेशर स्टीयोमेट्रिक रिलेशनशिप बताया गया इडियोमेट्री में। उसके बाद एसिड बेस रिडॉक्स देकर पढ़ा करके आपको एसिड बेस रिएक्शन का जानकारी दिया गया। कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बताया गया। एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडीड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, किसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे, किसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कैसे निकालोगे, ये पढ़ा। एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडीड वैलेंसी फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडीड प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा था। इन सभी चीजों का मोल कंसेप्ट से लेकर के अभी तक जितना भी चीज पढ़ा गया है, इन सभी चीजों का यूज होता है टाइट्रेशन में, और इसीलिए टाइट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक नजर आता है स्टूडेंट को। हालांकि अगर आप मोल कंसेप्ट से रेगुलरली अगर आप पढ़े हो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तक, तो आपको ये चैप्टर बस एप्लीकेशन होगा ऑफ ऑल द कंसेप्ट यू हैव स्टडीड। हालांकि कुछ टर्म्स जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में, आयोडोमेट्री के बारे में। तो ये बहुत सारे टर्म्स है जो हम लोग को पढ़ना है वॉल्यूम के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। लेकिन फिलहाल हम लोग को प्रॉब्लम से ही अप्रोच शुरू करना है, प्रॉब्लम से ही पढ़ना शुरू करना है कि कैसे हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को बनाएंगे। देखिए, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। जो आपको डी ब्लॉक में पढ़ना है MnO4- पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट कहो सिंपली, और डाइक्रोमेट आयन। और इसके रिएक्शंस को आपको याद करना होगा अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लिख रहे हैं, सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख रहे हैं and their reaction under different condition। एक सबसे जो टफ पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, वो रिएक्शन को लिखना होता है। तो हम बता दें कि रिएक्शन लिखना कंपलसरी नहीं होता है प्रॉब्लम बनाने के लिए, बल्कि कुछ रिएक्शन को, स्पेशल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टिचियोमेट्री में, इन सभी रिएक्शन को जानना होगा, एज वेल एज बाकी रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना होगा। और वो भी पूरा प्रेडिक्शन जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस और POAC का यही फायदा था कि बिना रिएक्शन जाने हुए भी सवाल बना सकते हो। तो हम लोग कुछ रिएक्शन को तो जानना ही पड़ेगा आपको। MnO4-, जैसे MnO4- की बात करते हैं, तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन देता है। जैसे एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें, तो एसिडिक मीडियम में MnO4- क्या होता है, कन्वर्ट होता है Mn2+। हम बैलेंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिंपली। और अगर आप यहां पे देखोगे बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ MnO4-, तो मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैग्नीज जो रिड्यूस होकर +2 में गया है H+ के प्रेजेंस में। तो इसलिए यहां पे मैग्नीज का बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा कितना, 5/1, मतलब 5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल of oxidizing agent and reducing agent is taken as balancing factor of oxidizing agent and reducing agent। तो एक एटम में आपने चेंज देखा +7 से +2, यहां पे कितना एटम है, यहां पर एक ही एटम है, तो 5/1 = 5। दूसरा आप देखोगे बेसिक मीडियम, अगर हम बेसिक मीडियम में बात करें, तो बेसिक मीडियम में MnO4- जो होता है रिड्यूस होकर के सिंपली MnO4(2- में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +7 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +6 आएगा।
अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो यहां पर चेंज कितना हो रहा है 1 into 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। 7 इधर ऑक्सीडेशन नंबर, इधर 6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो चेंज हुआ 1 into 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। सी पॉइंट है इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में भी हम लोग रिएक्शन को जानना होगा। MnO4 माइनस जब न्यूट्रल मीडियम में होता है H2O के साथ रिड्यूस करके बनाता है MnO2। तो अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +7 है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या है +4 है। तो अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें यहां पर तो हो जाएगा 3 into 1, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो बैलेंसिंग फैक्टर इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम आपने देखा कितना आ रहा है 3। तो एसिडिक मीडियम में आपका बैलेंसिंग फैक्टर है 5, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग फैक्टर है 1 और न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग फैक्टर 3। इसके आधार पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा MnO4 माइनस का, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा MnO4 माइनस का वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एसिडिक मीडियम में, बिकॉज वो जब खुद रिड्यूस ज्यादा हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी ज्यादा करेगा। उसके बाद होगा न्यूट्रल मीडियम में एंड देन आफ्टर बेसिक मीडियम में। आप इस तरह सोचो कि जब खुद का रिडक्शन कम हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन भी वो कम कराएगा। तो MnO4 माइनस का रिएक्शन यही होता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है Cr2O7 2 माइनस का। दूसरा हम लोग को पढ़ना है Cr2O7 2 माइनस का, ठीक है। तो Cr2O7 2 माइनस में देखिए रिएक्शन में अंतर होगा, डेफिनेटली अलग चीज ही है तो रिएक्शन में अंतर होगा ही। तो देखिए Cr2O7 2 माइनस की अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में वो कन्वर्ट होगा किसमें, Cr3+ में। बात अगर हम इसके बैलेंसिंग फैक्टर की करें तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +6, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 3 इन 1 क्रोमियम आइटम और into 2 multiplied by 2, that will be equal to 6। समझ में आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक क्रोमियम में कितना चेंज हो रहा है, एक क्रोमियम में कितना चेंज हो रहा है, 6 से 3 मतलब 3, तो 2 क्रोमियम में कितना चेंज होगा 6। यहां पर Cr2O7 2 माइनस में बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होता है और न्यूट्रल मीडियम में Cr2O7 2 माइनस फिर रिड्यूस करके Cr3+ ही बनाता है। मतलब यहां भी बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा इसका 3 into 2 मतलब 6, बिकॉज +6 से प्लस। तो यहां भी अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करो तो Cr2O7 2 माइनस का ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसी ऑर्डर में होता है। एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा, सबसे कम बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में इतना कम कि वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको जानना चाहिए, बिकॉज इन सबका यूज करना होगा आपको टाइट्रेशन के प्रॉब्लम। अब देखिए हम लोग टाइट्रेशन की प्रॉब्लम को शुरुआत करते हैं बनाना। कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, इसकी मदद से हम लोग टाइट्रेशन को समझेंगे, कैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन के सवाल को आप अप्रोच करोगे, ठीक है। तो हम लोग को अब कुछ न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं सिंपल सा कि 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m KMnO4 solution, MnO4 minus solution is treated with 20 milliliter of Fe2+ solution of unknown concentration in acidic medium. Find the molarity of Fe2+ solution. Find the molarity of Fe2+ solution. Fe2+ solution का मोलरिटी बताइए कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग अब इसको करना शुरू करते हैं। MnO4 माइनस जो होगा Fe2+ के साथ रिएक्शन कर रहा है इन एसिडिक मीडियम, कहा दिया गया है एसिडिक मीडियम। हालांकि एक बात आपको बता दें, जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में मीडियम को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब मीडियम नहीं प्रोवाइड करेगा खासकर MnO4 माइनस के टर्म में,
तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम जनरली लिया जाता है, हालांकि देना ही चाहिए, देगा Mn2 प्लस। और अब गौर करो, ये तो रिड्यूस हो गया Mn2 प्लस में, अब Fe2 प्लस क्या होगा, तो गौर कीजिए आयरन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, एक +2 और एक +3। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होकर के क्या होगा, +3 बनेगा। MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है खुद, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो Fe2 प्लस को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, Fe3 प्लस। देन हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका 100 मिलीलीटर है, 0.5 m है, इसका 20 मिलीलीटर है, और इसका कंसंट्रेशन हम लोग को पता करना है। बात अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर की करें तो आप बैलेंसिंग फैक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर होगा 5 + 7 या ऑक्सीडेशन नंबर, और वहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 5 × 1 5, 5 × 1 समझ लो ना, एटॉमिसिटी ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज हमको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालना होता है बैलेंसिंग फैक्टर के लिए, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 1। अब हम आसानी से प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस will be equal to milli equivalent of Fe2 plus ion, and then this will be equal to volume into molarity into balancing factor 5 will be equal to volume into molarity into balancing factor 1। तो आप इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 into 2.5 डिवाइड बाई 20, तो कैंसिल होगा 5 से, अब दोगे 12.5 m is the molarity of Fe2 प्लस आयन, Fe2 प्लस सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सवाल बनाना बहुत आसान होगा, बस आप प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करने के लिए बैलेंसिंग फैक्टर पता कर लो, और बैलेंसिंग फैक्टर पता करने के लिए आपको रिएक्शन में कुछ प्रेडिक्शन करना होगा। अगर आप रिएक्शन में बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं कर पाए तो सवाल बनाना डेफिनेटली टफ होगा, लेकिन अगर आप रिएक्शन में थोड़ा भी प्रेडिक्शन कर लिए तो सवाल आप आसानी से बना पाओगे। अब देखिए कुछ और सवाल हम लोग अब करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। अगला प्रॉब्लम दे रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है, मान लिया हमने एक सवाल दिया आपको कि ठीक है 2.18 ग्राम सैंपल of XO and X2O3 takes 0.015 mole of Cr2O7, 0.015 mole of Cr2O7 to minus to oxidize into XO4 minus if 0.0187 mole of XO4 minus is formed, find the atomic weight of X। X का एटॉमिक वेट निकालिए, आपके पास डेटा इस तरह से दिया गया है। तो आप ये गौर कीजिएगा कि आपको X का एटॉमिक वेट नहीं पता है, तो आप गौर करो ये कि आपके पास मिक्सचर है XO प्लस X2O3 का, ठीक है, और मान लो इसका वेट दिया हुआ है कितना, इसका वेट दिया हुआ है 2.18 ग्राम। तो आप मान लो कि वेट ऑफ XO विल बी इक्वल टू y ग्राम, तो वेट ऑफ X2O3 विल बी इक्वल टू 2.18 माइनस y ग्राम। तो आपने देखा कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ सैंपल निकाल सकते हैं। इफ एटॉमिक वेट ऑफ X इज, मान लेते हैं हम m, देन आपने ये देखा कि XO और X2O3 को हमने सबसे पहले
Cr2O7 2 माइनस के साथ ऑक्सीडाइज करा करके XO4 माइनस से बना लिया और प्लस ये ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ होगा Cr3 प्लस। डाइक्रोमेटाइन के बारे में आप जान लो कि डाइक्रोमेटाइन खुद रिड्यूस होता है Cr3 प्लस में, हमने देखा ही, चाहे एसिडिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, दोनों केस में Cr3 प्लस में रिड्यूस हुआ। इसका है y ग्राम और इसका है 2.18 माइनस y ग्राम। इसका आपने लिया कितना 0.015 मोल और ये बन कितना है 0.0187 मोल। देखिए पहली बात है कि यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर देखते हैं, यहां +2 है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो +7 आएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो +2 से +7 कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ 5 और इंटू यहां पे कितना x है 1, तो 5 इंटू 1 विल इक्वल टू 5। यहां पे अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो x का बैलेंसिंग फैक्टर देखो गौर करो 3 से 7 में जा रहा है, चेंज हो रहा है कितना 4, लेकिन यहां पर 2 एटम है इसलिए इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 8, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 6 बिकॉज +6 से +3 और 3 चेंज हुआ इंटू 2 मतलब 6। तो ये हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ XO प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आप कह सकते हो Cr2O7 2 माइनस। तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, हम आगे अप्रोच करेंगे। 2.18 माइनस y ग्राम दिया हुआ है, आप देख रहे हो। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट होगा वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट विल इक्वल टू m प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 2.18 माइनस y डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू 2m प्लस कितना 48 डिवाइड बाय 8। ठीक है, ये हो गया एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन 0.015 इंटू बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 6 मतलब हो जाएगा 0.09। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन इन m एंड y। आप देख सकते हो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा m और y में यही है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम बाय POAC अप्लाई करते हैं, बाय POAC ऑन X एटम, आप ये अच्छे समझ रहे होंगे किसी भी एटम पे अगर आपको POAC अप्लाई करना होता है तो उस एटम के एटॉमिसिटी में से मोल गुना करना होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ XO प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O3 मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ XO4 माइनस। हमने न POAC अप्लाई कर दिया X एटम पे, एक इसमें है 2 इसमें है और यहां पे 1 है, तो आप गौर करो y विल डिवाइड बाई m प्लस 16 प्लस क्या होगा यहां पर 2.18 माइनस y डिवाइड बाई 2m प्लस 48 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0.0187। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो एक्सप्रेशन को और इसको सॉल्व करके m का वैल्यू आप देखोगे आएगा 99। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है y एंड m, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और m का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा 99। तो इस तरह से हमने देखा कि मैंने पहले प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया जिसके अनुसार ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस करता है। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया और प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन बना हमारे पास y और m में, फिर हमने POAC अप्लाई किया ऑन X एटम जिसके थ्रू क्या हो गया H2O3 को हमने XO4 माइनस से रिलेट किया और आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया दिस वन और इसको y और m में दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास y का वैल्यू 99 कैलकुलेट कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर सकते हैं और जो डेटा है जो भी अननोन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए हम आगे कुछ और सवाल आपको करके बताते हैं। ठीक है, एक और सवाल आपको दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, 0.10 ग्राम KiO3 has aqueous solution has 0.10 gram of KiO3 is treated with Ki, excess Ki. The solution was acidified with HCl and liberated I2 consume 45 milliliter of Na2H2O3 solution as रिएक्शन हम दे रहे हैं, बिकॉज ये रिएक्शन जो है आपको आगे पढ़ना है, लेकिन हम दे रहे हैं, जेई नहीं दिया था तो रिएक्शन दे दिया गया Na2H4O6, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन हम जान रहे हैं, बिना दिए अभी नहीं बनेगा सवाल। हालांकि आगे आप ये रिएक्शन अच्छे से जानोगे, ये आइडोलैक्ट्री का रिएक्शन है, तो आगे पढ़ोगे एज दिस वन। ठीक है, एज दिस वन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ Na2H2O3 सॉल्यूशन। Na2H2O3 सॉल्यूशन का मोलरिटी बताइए। तो ये सवाल देखिए, KiO3 को हमने क्या किया, Ki एक्सेस के साथ ट्रीट किया, और Ki एक्सेस के साथ ट्रीट करके क्या हुआ, सॉल्यूशन को एसिडिफाइड किया हुआ HCl के साथ, और I2 जो बना है उसको हमने फर्स्ट रिएक्शन ये हमारा है, उसके बाद जो हो गया, जो लिबरेटेड I2 है उसको Na2H2O3 के साथ ट्रीट किया, और हमारे पास बन गया Na2H4O6 और प्लस 2NaI। इसका दे दिया गया 0.10 ग्राम। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है इसका 45 मिलीलीटर का नीड पड़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है कितना होगा। ये रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 1 है। इसमें एक चीज आप गौर करिए कि Ki का अमाउंट एक्सेस में दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस करोगे, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे कि IO3 मास को I मास के साथ रिएक्शन करके हमने I2 बनाया, तो आप बैलेंस करो इस रिएक्शन को। पहला रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा कि IO3 माइनस, ठीक है, KiO3 माइनस Ki के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है क्या, I2। ठीक है, I2। तो आप गौर करो कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर, इसका +5 से चेंज हो रहा है 0, और इसका चेंज हो रहा है -1 से 0, इसका चेंज हो रहा है 5 और इसका चेंज हो रहा है 1, तो दोनों को बराबर होना चाहिए, तो 5। ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को हमने यूज किया कि बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, प्लस इसको KCl प्लस वाटर हम कर रहे हैं, ये आप गौर करोगे। तो बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा, इसमें हम HCl डाला हुआ है, तो आप गौर करोगे कि हमारे पास कितना हो गया, 6 पोटेशियम। और उसके बाद आप गौर करोगे कि कितना हो गया, क्लोरीन हम 6 कर देते हैं, क्लोरीन 6 हो गया, हाइड्रोजन आपके पास 6 और ये 3 है तो 3 हो गया। तो इस तरह से हमने बैलेंसिंग कर लिया। बैलेंसिंग करने के लिए हमने ये देखा था, अब हमने 5 मल्टीप्लाई किया, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, यहां से यहां चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 5 +5 से 0, और यहां से यहां चेंज हो रहा है कितना, 1 -1 से 0। तो आप जानते हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां 1 मल्टीप्लाई होगा, यहां 5 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यहां 5 आ गया, यहां 1 हो गया, उसके बाद हमने बैलेंसिंग कर लिया था। तो इस तरह से आपने देखा कि अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जो मोल ऑफ KiO3 है वही बराबर है मोल ऑफ I2 के। तो मोल ऑफ I2 का कितना हो जाएगा, 0.10 डिवाइड बाई मोलर वेट 39, एंड आयोडीन का होता है
आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127, ऑक्सीजन का 16, तो 48 हो जाएगा 16 16 24, बाकी 2 एंड 5 4 9 2 1 एंड देन दिस विल इक्वल टू 2, दिस विल इक्वल टू 2, तो 214 विल बी इक्वल टू मोल ऑफ I2। तो हमने मोल ऑफ I2 कैलकुलेट कर लिया, इतना होगा। अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग को पता चल चुका है, अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए आपके पास सेकेंड रिएक्शन क्या है? सेकेंड रिएक्शन है कि I2 को आपने Na2H2O3 के साथ ट्रीट किया है और बनाया है Na2S4O6 और NaI। अगर आप बैलेंस करोगे तो बहुत आसान है बैलेंस करना। यहाँ पे रिएक्शन जब पूरा पता है बैलेंस कर ही सकते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करने से बेहतर है मोल स्टोचोमेटिक रिलेशनशिप अप्लाई कर दो, जैसा यहाँ किया गया है। तो देखो तो 1 मोल ऑफ I2 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ Na2H2O3। और इक्विवेलेंट को जब इक्वल टू बदला जाता है तो कोफिशिएंट चेंज हो जाता है। 2 मोल ऑफ I2 will be equal to 1 into mole of Na2H2O3। तो आप अगर गौर करोगे तो आपके पास होगा 2 into मोल ऑफ I2 कितना आ रहा है? 0.10 डिवाइड बाय 214 will be equal to 1 into वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास 1000 है इंटू मोलरिटी, और इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया कि मोलरिटी कितना होगा हाइपो सोल्यूशन का। आपने देखा मोलरिटी विल बी इक्वल टू, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो 107 से। आप इसको जब गुना करोगे तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 107 इंटू 45। तो दिस इज द मोलरिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। तो इस तरह से देखा हमने कि कैसे अगर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टरिस्टिक पता है आपको रिएक्शन को थोड़ा प्रेडिक्शन करना होगा, रिएक्शन में क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, और प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मोल स्टोइकियोमेट्री, पीओएसी, ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई करके आपको जो रेडॉक्स डायरेक्शन का सवाल है उसको बनाना होगा। अब देखिए हम लोग कुछ और भी सवाल करेंगे अभी। करते हैं, क्वेश्चन एक है जो पूछ चुका है, ए सैंपल ऑफ N2H6SO4, इसका क्या नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, was dissolved in 100 milliliter of water, 100 milliliter of water. 10 milliliter of this solution, 10 milliliter of this solution react with excess ferric chloride solution, excess FeCl3 solution, and warmed to complete reaction, warmed to complete reaction. Ferrous ion thus formed, ferrous ion formed was estimated by reacting with 20 milliliter of 1/50 m potassium permanganate MnO4 minus solution. Estimate the weight of hydrazine sulfate N2H6SO4 in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में ये बताइए। रिएक्शन दे दिया गया है आपको कि Fe3 प्लस N2H4 के साथ रिएक्शन करके जो H2SO4 के साथ मिक्सचर के रूप में है, मिक्सचर के रूप में है, N2 प्लस Fe2 प्लस बनाता है और प्लस 4H प्लस, और उसके बाद फिर दिया हुआ है कि MnO4 माइनस Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, और Fe
3 प्लस Mn2 प्लस और प्लस वाटर बनाता है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये कि हमने एक हाइड्रोजन सल्फेट का अमाउंट लिया जिसको कि 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया और उसके बाद 10 मिलीलीटर को एक्सट्रैक्ट करके हमने एक्सेस Fe3+ के साथ रिएक्शन करवाया। मतलब गौर कीजिए, यहां पर रिएक्शन हम दे दिया है और उसको बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अप्रोच क्या होगा। ये करा एक्सेस Fe3+ है, इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट ये है। ठीक है, तो इसका वेट हम मान लेते हैं x ग्राम, कितने में 10 मिलीलीटर में। 10 मिलीलीटर को रिएक्शन कराया गया है इन 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर में x ग्राम माना हमने। 10 मिलीलीटर में हमने क्या किया, N2H4 का x ग्राम माना और इसको रिएक्शन करवा करके हमने क्या किया है, N2 प्लस Fe2 प्लस 4H प्लस बनाया है। अगर हम इसको N2 बना रहे हैं तो इसका N2 बना रहे हैं, फिर Fe2 प्लस बना रहे हैं। जो Fe2 प्लस बना उसी को रिएक्शन कराया गया है Fe3+ के साथ, MnO4 माइनस के साथ। इसका कितना जरूरत है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ N2H4SO4 या N2H6SO4 कहोगे, क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ प्रोड्यूस्ड। और गौर कीजिएगा कि जो मिली इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ है वही मिली इक्विवेलेंट, अब इसलिए हम लोग बराबर कर सकते हैं बिकॉज बैलेंसिंग फैक्टर Fe2+ का दोनों जगह सेम है। दूसरा दिया हुआ है Mn2 प्लस और प्लस Fe3+ बन रहा है और प्लस वाटर बन रहा है। तो अगर हम बात करें इसके बैलेंसिंग फैक्टर की तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 1। यहां पर Fe2+ का, यहां भी बैलेंसिंग फैक्टर Fe2+ का है 1। तो हम लोग मिली इक्विवेलेंट को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। इस रिएक्शन से क्या आएगा, और ये दिया हुआ है आपको कि 1/50m है और 20 मिलीलीटर है। गौर करोगे अगर इसका बैलेंसिंग फैक्टर तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 5। तो आप इससे कर सकते हो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो Fe2+ है, जो यहां पे जरूरत है, इसको कितना जरूरत है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस का मतलब है वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो यही आप समझ सकते हो कि 1 and 2 implies that। तो आप ये आसानी से देख सकते हो कि 1 and 2 implies that 1 and 2 से आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि जो मिली इक्विवेलेंट Fe2+ का यहां बना है वही मिली इक्विवेलेंट Fe2+ का यहां कंज्यूम हुआ है। इसलिए आप कर सकते हो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ N2H6SO4 विल बी इक्वल टू कितना, 2। जो 2 है, आप देख रहे हो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ यहां पे कितना है, 2 है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ N2H6SO4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको बैलेंसिंग फैक्टर निकालना होगा। आप गौर कीजिए, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है नाइट्रोजन का -2 है, कैलकुलेट करो, और यहां पर 0 है। तो बैलेंसिंग फैक्टर अगर हम इसकी बात करें, N2H4 की बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो N2H4 का बैलेंसिंग फैक्टर यहां पे कितना होगा, एक एटम में चेंज हुआ है 2 और यहां पे कितना एटम है, 2 एटम है। तो 2 गुना 2 मतलब बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 4। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो हमारे पास डिवाइड बाय 4 होगा बैलेंसिंग फैक्टर मोलर वेट में से, तो 98 एंड देन 4 एंड देन 28। दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0, 130। 130 डिवाइड बाय 4 into 1000 विल बी इक्वल टू 2। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो वेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 into 13 डिवाइड बाई 400। तो ये जो हो गया N2H4 का वेट हो गया 10 मिलीलीटर में। तो वेट ऑफ N2H4 पर लीटर कितना होगा, 2 गुना 13 डिवाइड बाई 400 और गुना कितना 10 लीटर में, 10 मिलीलीटर में कितना है, तो इसमें पूरे में कितना होगा, आप 400 1000 से नहीं बल्कि 100 से गुना करोगे बिकॉज 10 लीटर में इतना वेट है। तो 10 लीटर में हमने लेके चला है, तो 10 लीटर में इतना वेट है तो 1000 लीटर में कितना होगा,
इंटू 100 तो हो जाएगा आपको 13 डिवाइड बाई 2 मतलब 6.5 ग्राम पर लीटर। तो दिस विल बी द आंसर, सॉरी N2H4 नहीं, N2H6SO4 हाइड्रोजन सल्फेट का वेट है। तो ये आप गौर कीजिएगा कि वेट इन पर लीटर इस तरह से है। हमने क्या किया, हमने यही किया कि जो पहले रिएक्शन से लिमिटिंग रिएजेंट को रिलेट किया Fe2+ से और Fe2+ को रिएक्शन कराया गया है MnO4- से। हमने इससे जो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा N2H4 है और प्लस H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, उससे हमने Fe2+ का मिलीकरेंट को रिलेट किया और फिर मिलीकरेंट ऑफ Fe2+ जाना कैसे, मिलीकरेंट ऑफ MnO4- दिया हुआ है बिकॉज इसका मोलरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका वैलेंसी फैक्टर आप सब जानते हो। दोनों को रिलेट करके हमने इसका मिलीकरण निकाला जो कि 10 लीटर के लिए है। 10 लीटर में रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। जब 10 लीटर में इतना है तो 1 लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यही किया हमने, वेट ऑफ N2H6SO4 का निकाल लिया वेट इस तरह से। तो ये एक नॉर्मल सवाल हम लोगों ने किया, एक और जो कि सिंपली एक सिंपल टाइप का सवाल है जो कि हर जगह आप देखोगे टाइट्रेशन के, रिडॉक्स टाइट्रेशन के सवाल में इस तरह का क्वेश्चन अप्रोच। अब देखिए हम एक और सवाल आपको कराते हैं इस तरह का। देखिए एक अगला क्वेश्चन हम देते हैं कि a 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuS एंड Cu2S, 10 ग्राम मिक्सचर लिया CuS और Cu2S का, is treated with 200 milliliter of 0.75 m MnO4- solution in acidic medium, producing Cu2+, SO2 and Mn2+. The SO2 was void off, and the excess MnO4-, then the excess MnO4- required 175 milliliter of 1 m Fe2+. ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CuS इन द मिक्सचर। ये सवाल हम लोग अप्रोच करते हैं। देखिए सबसे पहले CuS और Cu2S को ट्रीट किया गया MnO4- के साथ। तो CuS और Cu2S को ट्रीट किया गया है, इसका मान लेते हैं 1 ग्राम, 10 ग्राम में से इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 10-6 ग्राम। इसको हमने MnO4- के साथ ट्रीट किया एसिडिक मीडियम में और प्रोडक्ट आपको दे दिया गया है Cu2+ है, SO2 है और Mn2+ है। जो आपको अमाउंट दिया गया है ये 200 मिलीलीटर और 0.75 m दिया हुआ है। अब देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कुछ MnO4- बच गया है, एक्सेस जो MnO4- बच गया है उसको Fe2+ का इतना रिक्वायर्ड है। इसका सीधा मतलब है कि यहां पर MnO4- पूरा रिएक्शन नहीं किया है। तो खैर इतना तो कह ही सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, नॉट टोटल जो दिया गया है उसको यूज नहीं कर, उसको वो पूरा यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सिंपली ये लिखा कि जो यूज हो रहा है उसकी बात। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है मिली इक्विवेलेंट ऑफ CuS और प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S, ये हो गया। अब बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- यूज्ड, MnO4- जो यूज हुआ है उसकी बात करेंगे। अब गौर कीजिए यहां पर मिली इक्विवेलेंट लिखने के लिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट लिखना होगा आपको। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए, तो CuS का बैलेंसिंग फैक्टर देखते हैं। तो कॉपर का यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और सल्फर का -2 है। -2 से सल्फर किसमें गया है, +4 में गया है।
सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +4 में गया है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हो गया 6 × 1 मतलब 6। बात अगर हम Cu2s का करें तो कॉपर यहाँ +1 में है, सल्फर यहाँ -2 में है। यहाँ पर +1 से 2 में गया है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 हुआ इंटू 2, दिस वन कॉपर में चेंज कितना हुआ प्लस सल्फर में चेंज हुआ 6 और सल्फर एटम का संख्या है 1, तो हो गया 8। तो इस तरह से आप बैलेंसी फैक्टर देखो, बैलेंसी फैक्टर यहाँ पे आप अच्छे से समझोगे, आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से बताया गया बैलेंसी फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, x डिवाइड बाई इसका मोलर वेट होगा 3.5 और 32, मतलब 95.5 डिवाइड बाई 6 × 1000 और प्लस 10 - x डिवाइड बाई जो होगा 3.5 × 2 हो जाएगा 127 और 32 159। तो 159 डिवाइड बाई 8 × 1000 विल बी इक्वल टू क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस यूज्ड। तो हमने इसको मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस गिवन अब माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस MnO4 माइनस, जो एक्सेस MnO4 माइनस का मिली इक्विवेलेंट है, ये किया हमने। गौर कीजिएगा फिर यही बात, यहां पर ये जो हमने एप्लीकेशन किया है इस तरह का कि मिली इक्विवेलेंट को हमने सीधे सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो इस तरह से सब्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं क्या, तभी किया जा सकता है जब बैलेंसी फैक्टर बराबर हो, और बैलेंसी फैक्टर बराबर है क्योंकि हमको दिख रहा है इसलिए हमने किया ऐसा। तो सेकेंड रिएक्शन जो है, सेकेंड रिएक्शन जो गौर कीजिएगा, हम इसको अब हटा रहे हैं कि बैलेंसी फैक्टर तो बराबर है, तो इसलिए हम कर सकते हैं। तो गिवन कितना है, गिवन है 200 × 0.75 इंटू बैलेंसी फैक्टर है 5 माइनस एक्सेस MnO4 माइनस का बैलेंसी फैक्टर मतलब क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट। तो गौर कीजिएगा, एक्सेस MnO4 माइनस इतना रिक्वायर्ड कर रहा है Fe2+, तो एक्सेस तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ के बराबर होगा, जो जिसके साथ रिएक्शन किया गया है। तो अगर आप गौर करोगे तो ये हो जाएगा 1000, ये हो गया 750 और माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ विल इक्वल टू 175 × 1 × 1। कैसे किया हमने, बिकॉज MnO4 माइनस के प्रेजेंस में Fe2+ Fe3+ में जाएगा। आप हम इसको लिख देते हैं, हमने रिएक्शन ये सोचा है कि MnO4 माइनस Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा और Fe3+ बनाएगा और Mn2+ बनाएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5 रह गया और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। इसका मोल दिया हुआ वैलेंसी फैक्टर 5 रहा, पहले वैलेंसी फैक्टर इसका 5 है, तो इसलिए हमने मिली इक्विवेलेंट यूज बराबर कर दिया मिली इक्विवेलेंट गिवन मास मिली इक्विवेलेंट एक्सेस, और उसके बाद फिर मिली बैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe2+ से हमने कैलकुलेट किया कि कैसे हम लोग जो यूज है MnO4 माइनस उसका मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ चुका है इस तरह का, हम बस इसको इक्वेट कर लेते हैं, सॉल्व करना हमारा काम बचा हुआ है सिर्फ इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 6s डिवाइड बाय 95.5 प्लस 8 10 - x डिवाइड बाय 159 बराबर हो जाएगा क्या, 750 में से आप क्या करो 175 घटाओगे तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो 575 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000। दिस विल बी द इक्वेशन फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट x। आप कैलकुलेट करोगे x तो आपको देखोगे कि x का वैल्यू आप कैलकुलेट करके आएगा 5.74। देन परसेंटेज बाय वेट, अगर हम CUS का लिखना शुरू करें तो हो जाएगा x 10 ग्राम में है तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा 57.4%। दिस इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ CUS। तो इस तरह से हमने अप्रोच किया सवाल को कि एक जगह यूज करवाया, किसी के साथ रिएक्शन करवाया, और जो एक्सेस बचा उसको किसी और के साथ रिएक्शन करवा करके हमको अमाउंट पूछा जाए। तो इस तरह के केसेस में आप यही करोगे कि बैलेंसी फैक्टर जो बचा हुआ है, जिसका बचा हुआ है अलग अलग रिएक्शन में भाग ले रहा है, उसका चेक करोगे कि बैलेंसी फैक्टर सेम है कि नहीं। अगर बैलेंसी फैक्टर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट यूज्ड विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट गिवन माइनस मिली इक्विवेलेंट एक्सेस। तो बस हमने उसी कंसेप्ट को यूज किया और सवाल आसानी से बना हमारा। अब देखिए,
अब देखिए हम एक सवाल आपको देते हैं, ये सबसे बेहतर सवाल हो सकता है रेडॉक्स टाइट्रेशन का या टाइट्रेशन का। जब जो एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है उसके मिली इक्विवेलेंट को, जो मिली इक्विवेलेंट को यूज करना होगा आपको, तो बैलेंसिंग फैक्टर को चेंज कर दिया जाए। तो बैलेंसिंग फैक्टर चेंज कर दिया जाए तो हम लोग उस तरह से नहीं लगा सकते हैं। देखो ये चीज सबसे पहले नोट में आपको बता दें, उसके बाद इस सवाल को कराएंगे। इफ बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ अ स्पेसिस इन डिफरेंट रिएक्शन are not equal, balancing factor of a species in different reaction are not equal, then milli equivalent can't be related. milli equivalent को relate हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। we have to can't relate directly, I think ये ज्यादा अच्छा है लिखना कि डायरेक्टली। सिंपली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट यूज्ड बराबर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट गिवन और माइनस मिली इक्विवेलेंट एक्सेस। ये तरह से कहना गलत हो जाएगा, ये एक गलत स्टेटमेंट होगा अगर बैलेंसिंग फैक्टर अलग अलग है, ठीक है। सो इन सच केस वी हैव टू यूज क्या करना होगा, मिलीमोल यूज्ड विल बी इक्वल टू मिलीमोल गिवन माइनस मिलीमोल एक्सेस, मिलीमोल गिवन माइनस मिलीमोल एक्सेस। ये आप यूज करोगे, आप इस बात को गौर करोगे कि आप मिलीमोल के टर्म में बात करोगे, मोल के टर्म में बात करोगे। यहां पर ये सही होगा चाहे बैलेंसिंग फैक्टर सेम हो या नहीं हो, लेकिन जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मिली इक्विवेलेंट यूज्ड बराबर मिली इक्विवेलेंट गिवन माइनस मिली इक्विवेलेंट एक्सेस किसी भी स्पेसिस का, वो गलत अप्रोच होगा। इस तरह का सवाल, इस पे बेस्ड हमने सवाल बहुत सारा किया है, एसिड बेस टाइट्रेशन में भी किया गया था, यहां भी हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन गौर यही करना है कि ये कंसेप्ट तभी अप्लाइड होगा जब बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ स्पेसीज जो होगा अलग अलग रिएक्शन में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखिए इसी चीज पे बेस्ड हम एक सवाल आपको देते हैं, बहुत अच्छा सवाल, रेडॉक्स टाइट्रेशन का सबसे बेहतर सवाल इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 20 मिलीलीटर ऑफ 1/60 m KbRO3, ठीक है, is added to a certain volume of ACO3 2- solution. Br2 evolved, जो Br2 इवॉल्व किया गया, Br2 इवॉल्व was removed by boiling and excess BrO3 minus या KbRO3 was back titrated with 5.1 milliliter of 1/25 m NaSO2 solution. Calculate the weight of ACO3 2- in solution. Ac2O3- solution का वेट कितना होगा, ये कहा जा रहा है। सेलेनियम का आप देखोगे एटॉमिक वेट लिस्टेड होगा, सेलेनियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम लगभग दिया हुआ है 79 के अप्रॉक्स, और रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है कि KbRO3 को अगर आपने क्या किया, ACO3 2- के साथ रिएक्शन किया H+ के प्रेजेंस में, तो ये खुद रिड्यूस हुआ Ac, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद तो रिड्यूस होगा ही, इसको ऑक्सीडाइज करेगा प्लस वाटर। और फिर देखो ये चीज आपको देने का जरूरत भी नहीं, आप खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हो। कैसे? BrO3- के बारे में बोल रहा है कि Br2 इवॉल्व हो रहा है, मतलब BrO3- रिड्यूस हो रहा है Br2 में। तो अगर हम बात करें ACO3 2-, तो ACO3 2- ऑक्सीडाइज होगा ACO4 2- में, ये अंडरस्टूड है। कैसे? सेलेनियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +4, सेलेनियम का मैक्सिमम होता है +6, तो ऑक्सीडेशन होता है +6 जाएगा।
+5 सल्फर सिलेनियम वगैरह के लिए ऑड नंबर ऑफ बैलेंस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम स्टेबल होता है, तो इसलिए हम लोग वो नहीं सोचेंगे कि +5 होगा, तो हमने +4 से +6 किया, ये सोच भी सकते थे। और दूसरा फिर कह रहा है कि जो BrO3 माइनस है हमारे पास KBrO3, उसको जो हमने NaASO2 के साथ रिएक्शन किया है वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास बना है Br माइनस या KBr प्लस Na3SO4 और प्लस H+, ये बना है। ठीक है, तो आपको इस डेटा से इसका वेट पूछा जा रहा है सॉल्यूशन में। आपको दिया हुआ है 20 मिलीलीटर ऑफ 1/60 m, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक्सेस है, ये जो है कह रहा है कि एक्सेस जो है BrO3 माना, उसको रिएक्शन कराया हमने 5.1 मिलीलीटर 1/25 m। समझ में आया होगा आपको? इस तरह से हमने क्या किया है, इसको रिएक्शन कराया और ये अप्रोच हमारा है। तो देखिए, गौर कीजिए, गौर ये करना है कि फिर वही करेंगे हम लोग। अगर हमको इसका अमाउंट पूछ रहा है, जैसे कि हम फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन करेंगे, तो इसका अमाउंट पूछ रहा है, तो वन implies that milli equivalent of KBrO3 used बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ SeO3 माइनस, ठीक है, SeO3 माइनस। अब गौर कीजिएगा, यहां पर बैलेंसिंग फैक्टर अगर आप देखोगे KBrO3 का, तो बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं, यहां पर +5 है ऑक्सीडेशन नंबर और वहां पर 0 है, तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू 5। और यहां पर जब एक्सेस जो रिएक्शन हो रहा है, वहां पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो +5 है और यहां पे -1, तो बैलेंसिंग फैक्टर है एक्सेस वाले का 6। तो चूंकि बैलेंसिंग फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग है, इसलिए हम लोग मिली इक्विवेलेंट को यूज बराबर नहीं लिख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट गिवन मास मिली इक्विवेलेंट एक्सेस, बल्कि हमको मिली मोल लिखना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको मिली इक्विवेलेंट के जगह लिख सकते हैं 5 बैलेंसिंग फैक्टर इनटू मिली मोल ऑफ KBrO3 यूज्ड, मिली मोल ऑफ KBrO3 यूज्ड बराबर हो जाएगा क्या, हम इसको ही मिली मोल में बदल देते हैं। इसका बैलेंसिंग फैक्टर आप देख ही रहोगे 2 है, +4 से +6, एक एटम है, 2 इंटू मिली मोल ऑफ SeO3 माइनस, ठीक है, मतलब मिली मोल ऑफ KBrO3 यूज्ड विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2/5 इंटू मिली मोल। कहने का मतलब, चलो हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे इसको, SeO3 माइनस। तो आपने देखा कि हमने पहले मिली इक्विवेलेंट को मिली मोल में बदला। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इस केस में कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड नहीं है। एक्चुअल में ये कहना गलत है कि प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिड नहीं है, ये कहना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाते समय हम लोग मिली इक्विवेलेंट यूज्ड बराबर मिली इक्विवेलेंट गिवन माइनस मिली इक्विवेलेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मिली मोल में कन्वर्ट करना होगा। हमने ये इक्वेशन 1 लिखा। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, 20 मिलीलीटर 1/60 m दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, उसको थोड़ा मिटा रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको दिया हुआ है मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो एक्सेस, सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक्सेस KBrO3 है, वो बराबर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSO2। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर, यहां तो बैलेंसिंग फैक्टर देखिएगा, यहां बैलेंसिंग फैक्टर देखिए, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर देखिएगा तो आएगा +3 और यहां पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 2, तो जाएगा 5.1 इंटू 1/25 इंटू 2 और दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू मिली मोल ऑफ एक्सेस KBrO3। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं मिली मोल ऑफ एक्सेस KBrO3, तो आपके पास एक्सेस KBrO3 बराबर आ गया कितना, 5.1 1/25 2/6 3, मतलब 5.1 डिवाइड बाई 75। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस KBrO3 आ गया, यहां पे मिली मोल ऑफ दिस वन यूज है, तो आप अब ये यूज कर सकते हो आसानी से कि मिली मोल ऑफ KBrO3 used in 1
यूज इन 1 बराबर होगा मिलीमोल ऑफ KBRO3 गिवन माइनस मिलीमोल ऑफ KBRO3 एक्सेस। ये आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो गिवन कितना है 20 मिलीलीटर ऑफ 1/60m था, 20 मिलीलीटर ऑफ 1/60m है, ठीक है। अब माइनस 5.1 डिवाइड बाई 75 तो कैंसिल होगा, आ गया 1/3 माइनस 5.1 बाई 75, दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 5.1 डिवाइड बाई 75 मतलब 19.9 डिवाइड बाई 75। तो दिस विल millimole of KBRO3 used in 1, but the millimole of KBRO3 used in 1 आ गया है तो आप तो 1 से रिलेट कर ही सकते हो इसको, आप इसके बराबर कर दोगे क्या 2/5 ऑफ millimole of SeO3 2 माइनस, तो 2/5 इंटू वेट डिवाइड बाई मोलर वेट 79 और 48, दिस विल इक्वल टू 7, this will equal to 127, तो 127 into 1000 will be equal to 19.9 divided by 75। आप इसको कैंसिल करो 15 से, तो वेट विल बी इक्वल टू जाएगा 127 डिवाइड बाई 2000 इंटू 19.9 डिवाइड बाई 15, दिस विल कैलकुलेशन करोगे आप तो आएगा 0.084 ग्राम। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल करेंगे, और रेडॉक्स टाइट्रेशन को सवाल को करने में जब डबल टाइट्रेशन होगा, डबल टाइट्रेशन मतलब इसी तरह के इसको कहा जाता है जब एक टाइट्रेशन रिएक्शन में कुछ जो बचा हुआ है दूसरे टाइट्रेशन में यूज करवा रहे हो, तो डबल टाइट्रेशन के केस में आपको जो है बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ कॉमन स्पेसिस को चेक करना होता है। अगर बैलेंसिंग फैक्टर कॉमन स्पेस का सेम है तो हम लोग सीधा सीधी मिली इक्विवेलेंट एक्सेस बराबर मिली इक्विवेलेंट मतलब मिली इक्विवेलेंट गिवन बराबर मिली इक्विवेलेंट एक्सेस प्लस मिली इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट को जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन अगर बैलेंसिंग फैक्टर अलग होगा तो हम लोग को मिली मोल को ऐड करना होगा, मिली मोल को घटाना होगा, न कि मिली इक्विवेलेंट को। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। रेडॉक्स टाइट्रेशन का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है डबल टाइट्रेशन में कि बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना होगा। विदाउट बैलेंसिंग फैक्टर चेक किए अगर आप मिली इक्विवेलेंट को जोड़ते हो तो गलत होगा, मतलब अगर बैलेंसिंग फैक्टर अलग हुआ तो, और अगर बैलेंसिंग फैक्टर अलग है तो सीधा सीधी बात है कि आप मिली इक्विवेलेंट बराबर करो, इक्वेट करो, लेकिन उसको मिली मोल में कन्वर्ट करते जाओ और मिली इक्विवेलेंट को फिर फाइनली ऐड करोगे दो रिएक्शन के बीच में।